बीपीएससी मेंस के लिए या किसी भी प्रीलिम और मेंस एग्जामिनेशन जो होता है सिविल सर्विसेज में, उसके लिए अगर आपसे पूछा जाए कि पॉलिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, तो उसमें से एक प्रियम्बल ज़रूर होगा, एक फंडामेंटल राइट्स ले सकते हैं, और एक राष्ट्रपति का चैप्टर और सुप्रीम कोर्ट ऐसा है जहाँ से सब ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति अर्थात संसद की जो भूमिका है। प्रियम्बल को आज हम लोग पढ़ेंगे। बीपीएससी मेंस में अभी तक यह 8 बार यह पूछा जा चुका है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि हर दूसरे साल यह रिपीट होता है, किसी न किसी प्रकार से रिपीट ज़रूर होता है। करंट में चर्चा में रहता है तो पूछ लिया जाता है, या फिर अगर करंट में नहीं है तो स्टैटिक पोर्शन से जोड़ करके पूछा जाता है। कभी कभी सवाल के आधे हिस्से में प्रियम्बल से पूछा जाता है और आधे हिस्से में कोई और सवाल दे दिया जाता है, यानी कि कुछ भी करेंगे आपको प्रियम्बल से सवाल दिखने की पूरी संभावना है एग्जामिनेशन में। इस बार क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 71 72 के लिए? क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ महीने पहले बहुत ज़्यादा चर्चा में था कि प्रियम्बल में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है ये तो बाद में जोड़ा गया है, ये संविधान निर्माताओं के द्वारा जोड़ा नहीं गया था, तो क्या इसको हटा देना चाहिए क्या? बहुत ज़्यादा चर्चा में था, इसलिए प्रियम्बल से जुड़े हुए सवाल आपसे मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। एज यूजुअल हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ 71 और 72 बीपीएससी के लिए जिस सीक्वेंस अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आंसर राइटिंग शुरू होगा 1 दिसंबर से। तो अगर आपको जुड़ना हो तो ज़रूर ही जुड़िएगा, ताकि आप जो है सही से लाभ उठा पाएँ लेक्चर का। जब तक आप इसका लेखन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक इसका कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए, सवाल मैं कुछ दिखाता हूँ ताकि आपके दिमाग में पहले सवाल रहे कि किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं और हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। सबसे पहले तो वही तय होता है, किसी भी चैप्टर को जब आप सेल्फ स्टडी में भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही तय होता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। ओके, देखिए क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला जो सवाल है वो है कि प्रस्तावना मात्र एक परिचय नहीं है, परिचय या आमुख नहीं है। द प्रियम्बल इज नॉट मेयरली एन इंट्रोडक्शन और ए प्रीफेस, बट इट इज़ द फिलॉसफी ऑफ द लॉन्ग, मतलब यह बल्कि संविधान निर्माताओं के दीर्घकालिक सपनों और आकांक्षाओं का दर्शन है। ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही शानदार सा सवाल है। इसको लिखने बैठेंगे तो थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं किया है तो। मतलब संविधान के निर्माता जो थे वो लॉन्ग टर्म में क्या सपना रख रहे थे कि भारत को कैसा होना चाहिए, किस प्रकार के भारत का निर्माण करना चाह रहे थे, उसी को उन्होंने प्रस्तावना में लिखा है। यही आपसे पूछा गया है कि यह केवल एक इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि संविधान निर्माताओं के सपनों का जानने का एक जरिया मात्र भी है। अगला सवाल है कि केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पूर्व और पश्चात, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि क्या सवाल लिखा गया है। केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पूर्व और पश्चात भारतीय संविधान की प्रस्तावना की स्थिति और संशोधन क्षमता में क्या परिवर्तन आया, समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसको आप शॉर्ट फॉर्मेट में चाहें तो लिखें या लॉन्ग फॉर्मेट में चाहें तो लिखें, लेकिन लिखना जरूर चाहिए आपको। दरअसल में हुआ क्या था केशवानंद भारती में, उसको हम लोग लेक्चर में समझेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है कि प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा की और वर्तमान प्रासंगिकता उसकी क्या है। ये शॉर्ट आंसर का आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि न्याय की अवधारणा जो दिया गया है प्रस्तावना में और उसका प्रासंगिकता क्या है, क्या उसका रेलेवेंस है। मैंने सबसे पहला वीडियो जब आपको पॉलिटी का दिया था तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि न्याय क्या होता है। न्याय का मतलब क्या होता है? न्याय का मतलब क्या होता है? जस्ट फॉलो द रूल। जो भी रूल है उसको केवल फॉलो करना है, यही न्याय है। इसमें न्याय में आँख के बदले आँख का सिद्धांत नहीं लागू होता है। उस देश का लॉ ऑफ द लैंड जो है, किसी भी देश का किसी भी संविधान के द्वारा उस देश के लिए जो कानून बनाए गए हैं उसको फॉलो करना ही वहाँ के लिए न्याय होगा। न्याय जो है प्रकृति में विद्यमान नहीं करता है, ये 100% मैन मेड है। अर्थात प्रकृति में शेर जब हिरन को खा लेता है तो उसको कोई क्राइम नहीं माना जाता है, क्योंकि यह नेचर है। नेचर जो है उसमें न्याय की अवधारणा नहीं है। पूरा का पूरा नेचर जो है पूरे गांव को भगा करके ले जा सकती है। मैं थोड़ा सा फिलॉसफी की तरफ में चला गया, लेकिन न्याय की अवधारणा सभ्य समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज को रूल और नियम कानून से चलना होगा। तो न्याय की अवधारणा पर एक सवाल है। अगला है कि क्या समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष पहले से अंतर्निहित या निहितार्थ थे? यह सवाल पूछा जा रहा है। बहुत ही शानदार सा सवाल हुआ यह। क्या हमारे संविधान में प्रियम्बल में जब तक समाजवादी शब्द नहीं लिखा हुआ था
या धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा हुआ था तो क्या हमारा संविधान सेकुलर नहीं था, या हमारा संविधान जो है वो समाजवाद की अवधारणा को आगे नहीं बढ़ा रहा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल है कि संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य में संबंध क्या होता है। इंटर रिलेशन एमंग सॉवरेंटी डेमोक्रेसी रिपब्लिक एंड क्या पूछा जा रहा है, गणराज्य में क्या क्या संबंध होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसको लिखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। इन पांचों सवाल को ये छोटे छोटे सवाल हुए। उसके अलावा एक और सवाल पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में निहित आदर्शों को, निहित लक्ष्यों को, सही शब्द जो होगा कि संविधान की प्रस्तावना में निहित लक्ष्यों को संविधान निर्माताओं ने और देश की सरकारों ने किस प्रकार से लागू किया है, स्पष्ट करें। ये आपसे भी सवाल पूछा जा सकता है। आपके दिमाग में मैंने 5-6 सवाल डाले हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं जिसके बदौलत आप ये सवाल लिख पाएंगे। शुरू करते हैं। देखिए क्या है। सबसे पहली चीज़ तो एक ये भी है कि जब भी संविधान के जुड़े हुए प्रश्न आए आपसे, जैसे कि प्रस्तावना से सवाल पूछा जाए, जैसे कि संविधान किस प्रकार का है, अपना संघात्मक है एकात्मक है, ये सवाल पूछा जाए आपसे, या जैसे कि आपसे पूछा जाए कि भाई संविधान के फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताइए, या फिर पूछा जाए कि भारत के संविधान के प्रस्तावना के बारे में बताइए। इस प्रकार की चीज़ें जब भी पूछी जाती है ना आपसे, एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि हमेशा ही कोशिश कीजिए कि किसी न किसी संविधान एक्सपर्ट को उसमें कोट करें, उसमें मेंशन करें कि इस संविधान एक्सपर्ट के द्वारा ये कहा गया है इस चीज़ के बारे में। जैसे प्रस्तावना ही है, तो प्रस्तावना के बारे में मैं आपको 4-5 बड़े बड़े एक्सपर्ट के कोट्स दूंगा जिसको आप उपयोग करेंगे जब भी आंसर राइटिंग करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, पीटी फैक्ट्स की बात करें या बेसिक की बात करें तो प्रस्तावना है क्या, प्रस्तावना है क्या। हर बुक, अगर आप कोई भी बुक खोलेंगे तो उसके सबसे पहले पेज पर लिखा रहता है बुक की प्रस्तावना, जिसमें ये बताया रहता है कि ये बुक किस उद्देश्य से लिखा जा रहा है और इस बुक के द्वारा अंत में हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, इस बुक का लक्ष्य क्या है, किस उद्देश्य से लिखा जा रहा है, किस पर्पस से लिखा जा रहा है, और इस बुक के द्वारा हम पाठकों तक क्या पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रकार से प्रस्तावना भी है कि ये जो संविधान है यह क्यों लिखा जा रहा है और इस संविधान के द्वारा इस देश के लोगों के हम भविष्य किस प्रकार का देखना चाहते हैं, वही इसमें कहा गया है। एक तरीके से ये जो आप संविधान आप पढ़ने वाले हैं, उस संविधान में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उन सभी की विशेष रूप से चर्चा शॉर्ट फॉर्मेट में यहीं पर कर दिया गया था। तो प्रस्तावना का निर्माण क्या है, तो उद्देश्य संकल्प, पंडित नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य संकल्प लाया गया। तो मैं यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, न्यू एनसीईआरटी 9th या 10th है, शायद 10th की न्यू एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, देखिएगा उसमें उद्देश्य प्रस्ताव पर डिटेल में डिस्कशन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का बहस हुआ था। बहुत ही शानदार बहस है, मौका मिले तो ज़रूर आप पढ़िएगा उस बहस को। उद्देश्य प्रस्ताव जब नेहरू जी लाए, उस पर तमाम तरह के जो सदस्य थे, कितने लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया उसको, कितने लोगों ने उसे परिवर्तन सुझाए। कभी भी मौका मिले तो संविधान सभा के डिबेट को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आप बौद्धिक तौर पर बहुत धनी होंगे क्योंकि बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो पंडित नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य यानी कि संकल्प प्रस्ताव, कि हम जो इस देश के संविधान का निर्माण करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो हम किस दिशा में संविधान का निर्माण करेंगे, हम क्या चाह रहे हैं इस देश के संविधान से और हमें क्या क्या प्राप्त करना है, हम इस देश को कौन सी दिशा देने वाले हैं। क्या यह देश जो है यह सॉवरेन होगा, क्या यह देश जो है यह पंथ निरपेक्ष होगा। लेकिन पंथ निरपेक्ष शब्द की चर्चा तो संविधान में नहीं की गई है। तो क्या संविधान निर्माता इस देश के संविधान को सेकुलर नहीं बनाना चाहते थे क्या? बिल्कुल ही गलत बात है। देखिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है, अखंडता शब्द जो है, और उसके साथ साथ पंथ निरपेक्ष मैंने बोल ही दिया, समाजवादी जो शब्द है, ये शब्द जोड़े गए हैं प्रियम्बल में। बाद में संविधान की आत्मा में पहले से ही तीनों चीज़ें मौजूद थी। जब आर्टिकल 15 में कहा गया था कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर इस देश में किसी से कोई विभेद नहीं किया जाएगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सेकुलर होगा, राज्य जो है धार्मिक मामलों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक जन कल्याण की उसमें भावना न निहित हो। यानी कि संविधान ऑलरेडी सेकुलर था ही। इसके संविधान में माइनॉरिटीज़ के लिए फंडामेंटल राइट्स में अलग से जगह दिया गया है, अर्थात संविधान सेकुलर था ही, बस शब्द नहीं उपयोग किया गया था प्रस्तावना में, जिसको बाद में उपयोग किया गया। संविधान समाजवादी था ही। संविधान के समाजवाद क्या है वो हम डीपीएसपी में डिटेल में पढ़ेंगे।
22 जनवरी 1947 को नेक्स्ट पीटी फैक्ट भी है आपका, मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, 72 में पूछा जा सकता है, AEDO के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, और 71 वालों के मेंस एग्जामिनेशन में इससे मेंस के सवाल पूछे जाएंगे। 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृत कर लिया गया। तो 13 दिसंबर से 22 जनवरी तक क्या हो रहा था भाई? डिबेट, बहुत शानदार डिबेट है, इस पर कभी पढ़िएगा। प्रस्तावना के रूप में अंगीकरण, उद्देश्य प्रस्ताव को ही बाद में संविधान की प्रस्तावना के रूप में अंगीकृत किया गया। इसे संविधान का सार कहा जाता है कि भाई क्रक्स है एक प्रकार से संविधान का, कि संविधान क्या है, किस दिशा में बढ़ना चाहता है और इस देश के लोगों के लिए क्या प्राप्त करना चाहता है इस संविधान, वही इसमें लिखा हुआ है। ये संविधान सभा का उद्देश्य है। कभी फुर्सत मिले तो म्यूजियम जाएंगे, नेशनल म्यूजियम, तो वहाँ पर आपको डिटेल में मिल जाएगा। ये प्रस्तावना का मूल पाठ और तत्व क्या है? एक बार इंटरव्यू में बच्चे प्रवेश करके गए, जैसे ही इंटरव्यू बोर्ड के सामने गए, उनसे पहला ही सवाल पूछ लिया कि हाँ भाई प्रस्तावना बताओ। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि रट लीजिएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 2 लाइन भी नहीं याद है। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। कई बार सरप्राइज़ करने के लिए इस प्रकार की चीज़ें पूछ लेते हैं वो। तो संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें कुछ शब्दावली है, जैसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, और इसमें न्याय की बात की गई, स्वतंत्रता की बात की गई, और कई सारी चीज़ें इसमें डाली गई। जैसे अगर हम लोग बात करें न्याय की, तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है। उसके अलावा स्वतंत्रता भी है कुछ, जैसे विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात इसमें की गई है। ओके, तो ये भी याद रखिएगा कि कौन कौन सी चीज़ों की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई, मतलब प्रतिष्ठा और समानता अवसर की समानता की भी बात की गई है, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए क्या है इसमें, क्या क्या चीज़ें हैं। सोर्स, इसका नेचर क्या है, सोर्स क्या है। सबसे पहला जो इसका शब्द लिखा गया है वो है हम भारत के लोग, यानी कि ये जो संविधान है या किसके द्वारा निर्मित किया जा रहा है, इस भारत के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इस संविधान की अंतिम शक्तियाँ सभी के सभी इस देश की जनता को बिलोंग करती हैं, यहाँ के लोगों को बिलोंग करती हैं, और ये लोग जो हैं वही मिल करके इस संविधान की रचना कर रहे हैं। जिस संविधान का क्या काम होगा, उन्हीं लोगों के ऊपर में शासन सत्ता स्थापित करना, उन्हीं लोगों के ऊपर में शासन करना इस संविधान का काम होगा। यानी कि भारत के लोगों ने अप्रत्यक्ष तरीके से इकट्ठे होकर के अपने लिए ही एक रूल रेगुलेशन की किताब बनाई, जिसके द्वारा उनका देश चलने वाला था और उनके ऊपर में शासन होने वाला था। यही है प्रस्तावना। तो सबसे पहला अर्थ जो इसका, हम भारत के लोग, अर्थात हम भारत के लोग जो हैं एक संविधान का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें हम न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात कर रहे हैं, जिसमें हम समता की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, जिसमें हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, और हम ये भी मान रहे हैं कि हम इसको अंगीकृत करने के पश्चात से हम इस संविधान को मानेंगे और इसी के अनुसार से चलेंगे और इसी के अनुसार से शासन सत्ता इस देश का चलेगा। तो यानी कि सर्वोच्च शक्ति इस देश में किसके पास में है, तो जनता के हाथों में है। ये इसी के द्वारा तय किया गया था। ओके, तो सोर्स क्या है सारी शक्तियों का? पहला तो सोर्स क्या है, तो सोर्स है इस देश की जनता जो पहले लाइन में निहित है। दूसरा है नेचर, संविधान की प्रकृति, कि भाई संविधान किस प्रकार का होगा, इस देश का भविष्य किस प्रकार का होगा। सॉवरेन, यानी कि किसी भी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा। इस देश के सारे फैसले जो हैं इस देश के इंटरेस्ट के हिसाब से इसी देश में लिए जाएंगे, बाहर से कोई हमारे फैसले को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट समाजवाद, सभी को साथ में लेकर के चलेंगे। अमीरी गरीबी का जो यहाँ पर डिवीज़न है उसको कम किया जाएगा। समाजवाद का अर्थ यही होता है कि संपत्ति आर्थिक रूप से जो डिवीज़न है, सामाजिक रूप से जो डिवीज़न है उसको कम किया जाएगा, उसको न्यूनतम किया जाएगा। सेकुलर, यानी कि पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, धर्म का बाहरी स्वरूप मैंने आपको समझाया था पिछले लेक्चर मैंने आपको समझाया था कि हर धर्म का एक बाहरी स्वरूप होता है। जैसे कि जो आप कपड़ा पहनते हैं, जो हाथ में आप ये बांधते हैं, धागा बांधते हैं, या तिलक लगाते हैं, टोपी पहनते हैं, क्रॉस पहनते हैं, या कुछ भी, जैसे मॉन्क जो है अपना वेशभूषा पहनते हैं, जैसे पीर फकीर अपना पहनते हैं, ये धर्म का बाहरी स्वरूप है। धर्म का आंतरिक स्वरूप है, बाहरी स्वरूप है।
भारत का संविधान दोनों को मान्यता देता है। आप दोनों का पालन कर सकते हैं, खुलेआम पालन कर सकते हैं, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हवाई जहाज़ में हथियार लेकर के आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन सिख धर्म में कृपान जो है वो कारा, कृपान, कंघा, ये उनके सिख धर्म के अंग होते हैं। तो कृपान लेकर के वो प्रधानमंत्री से भी मिलने जा सकते हैं और विमान में भी चढ़ सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये धर्म का बाह्य स्वरूप है जिसकी अनुमति इस देश के संविधान में दी गई है। ओके, ऑब्जेक्टिव जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, और यहाँ पर सभी प्रकार के बंधुता की भी भावनाओं को समायोजित किया गया है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 से इस संविधान को लागू किया गया। तो प्रस्तावना का मूल पाठ और तत्व सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। यहाँ से कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि संविधान जो है उसका तत्व क्या है, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वो आप यहाँ से बता सकते हैं। नेक्स्ट जो है नेचर पूछा जाता है कि राज्य की प्रकृति क्या होगी, कि संविधान के द्वारा इस देश में स्टेट की प्रकृति, जो राज्य है उसका नेचर किस प्रकार का बताया गया है। तो सॉवरेन होगा, सबसे पहली चीज़ जो बताई गई है सॉवरेनिटी होगी, किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से निहित नहीं होगा, हर प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप से स्वतंत्र होगा। समाजवाद की अवधारणा होगी, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। क्या होता है भाई समाजवाद की अवधारणा? सामाजिक रूप से जात पात का भेदभाव नहीं होगा, महिला पुरुष का भेदभाव नहीं होगा, सभी प्रकार के वर्ण, सभी सवर्ण, सभी धर्म, सभी प्रकार के लिंग के लोग एक समान रूप से इस देश के शासन के सामने माने जाएंगे। यानी कि सामाजिक भेदभाव को भी कम किया जाएगा, जिसके कम करने के लिए भारत की सरकार के द्वारा, संविधान निर्माताओं के द्वारा देश में आरक्षण का प्रावधान किया गया कि सामाजिक भेदभाव को कम किया जाए। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि संविधान में प्रस्तावना में जो निहित लक्ष्य हैं उसको किस प्रकार से पूरा किया गया है। तो समाजवाद को पूरा किया गया, उसमें से एक आरक्षण का भी प्रावधान है, महिला आरक्षण, जातीयता आरक्षण, और अब तो EWS आरक्षण भी दे दिया गया है। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। दूसरा आर्थिक होता है, तो जैसे इंक्लूजन की जो हम लोग बात करते हैं, इंक्लूसिवनेस की जो बात करते हैं, वो इसी के तहत में निहित है। गरीबों को अन्न दिया जाना, महिलाओं को 10,000 रुपये दिए जाना, या फिर वृद्धा पेंशन देना, शिक्षकों छात्रों को स्कॉलरशिप देना, या फिर पढ़ने के लिए सस्ते ऋण उपलब्ध करवाना, किसानों को ऋण उपलब्ध करवाना, ये सब के सब आर्थिक समाजवाद के लक्षण माने जाते हैं। सेकुलर धर्मनिरपेक्ष है, सभी प्रकार के धर्मों को समान रूप से मानने, प्रचार करने और आबाद रूप से उनका निर्वहन करने की स्वतंत्रता दी गई है। लोकतांत्रिक होगा, सरकारें हमेशा जनता के द्वारा चुनी जाएंगी, यहाँ पर कोई फिक्स एक प्रकार का तानाशाही गवर्नमेंट नहीं चल सकता है। रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए, 5 वर्षों पर पंचायतों का, राज्य का और देश का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है। रिपब्लिक, गणराज्य का मतलब क्या होता है कि जो देश के प्रमुख होंगे, जो राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वह चुने गए होंगे, वह कोई वंशानुगत नहीं होंगे जैसा कि ब्रिटेन में होता है। तो राज्य का नेचर कैसा होगा ये भी प्रस्तावना में बताया गया है। ओके, अगला है ऑब्जेक्टिव, क्या क्या रखा गया है। तो सबसे पहला जस्टिस का रखा गया है। इसको रशियन रिवॉल्यूशन 1917, जो रूसी क्रांति 1917 से इस अवधारणा को लिया गया है। लिबर्टी है, इक्वालिटी है, और उसके अलावा कौन सी है? फ्रेटर्निटी की बात की गई है, बंधुता की बात की गई है। तो जस्टिस जो है, जस्टिस का मतलब वही मैंने आपको समझाया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जस्टिस की बात की गई है। यहाँ पर स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें कई सारे चीज़ों की स्वतंत्रता की गई है। उसके अलावा मनमानी जो है सरकार का, राज्य का, मनमानीपन राज्य का या लोगों का, दोनों पर प्रतिबंध की बात की गई है। इक्वालिटी, समानता की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है कि प्रतिष्ठा और अवसर यानी कि आगे बढ़ने का अवसर हो, हर प्रकार का अवसर, उनमें समानता सभी के सामने होगा ही। बंधुता की बात की गई, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी सुनिश्चित करने का लक्ष्य इसमें तय किया गया है। नेक्स्ट जो इसमें है कि स्रोत और संशोधन क्या है, सोर्स क्या है। इसमें हम भारत के जो शब्द है यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, USA से लिया गया है, USA के संविधान में भी यही है। फ्रांस से लिया गया है स्वतंत्रता, समता और बंधुता की भावना को। लैंग्वेज जो लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा जो है, यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।
संशोधन जो है केवल एक ही बार संशोधन किया गया है। 42nd जो संशोधन है, 42वां जो संशोधन है 1976 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया और 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को इसमें जोड़ा गया। ये बेसिक चीज़ें आपको क्लियर कर दी है मैंने। अब सवाल जो पूछा जाता है, और संविधान विशेषज्ञों ने इसको क्या बोला, या संविधान में जब इसको डाल दिया गया तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक बार बोला कि भाई इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, फिर बोला कि संशोधन किया जा सकता है, फिर बोला संविधान का अंग है कि नहीं है, फिर बोला कि संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सवाल जो आपसे पूछा जाता है वो ये है कि प्रस्तावना क्या है, इसको क्यों शामिल किया गया, इसके क्या उद्देश्य थे, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं इसके, और उन लक्ष्यों का किस प्रकार से हमारे संविधान में और हमारे देश के नेताओं के द्वारा, देश के सरकारों के द्वारा उसको आगे किया गया है। तो संविधान में जैसे समाजवाद की अवधारणा आपको प्रियम्बल के अलावा कहाँ पर दिखता है, तो वो आपको DPSP में दिखता है, जहाँ पर हम समान काम के लिए समान वेतन की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, महिला बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की बात करते हैं, उसके अलावा हम लोग आर्थिक और राजनीतिक समानता की बात करते हैं। वहाँ पर UCC के द्वारा सभी की समानता की भी हम बात करते हैं कानूनी तौर पर। उसी प्रकार से इसमें समानता की बात की गई है कि भाई किस प्रकार से स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। तो आर्टिकल 19(1) के तहत में कई सारे अधिकार दिए गए हैं और संविधान में स्वतंत्रता को मूल अधिकार के रूप में ही शामिल किया गया है। अब यहाँ पर कई सारे चीज़ हैं, धर्मनिरपेक्ष क्यों कहाँ पर भाई संविधान में शामिल किया गया है, तो मूल अधिकार में उसको जगह दिया गया है, और UCC जो है वो भी धर्मनिरपेक्षता का ही प्रमाण माना जाता है। ये सब के सब चीज़ें पूछी जाती जो मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके अलावा कहाँ पर है, माइनॉरिटी के लिए राइट की बात की गई है, आर्टिकल 25 में भी चर्चा की गई है, और आर्टिकल 15 में भी कहा गया है कि किसी भी आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। उसके अलावा एक शब्द आता है भाई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात आती है, वो भी मैंने आपको अभी समझाया ही है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि इसमें कहा गया है कि विशेषज्ञों की टिप्पणियाँ, कि भाई संविधान विशेषज्ञों ने हमारे प्रियम्बल के बारे में क्या क्या कहा है। N.A. पालकीवाला हैं, इन्होंने इसको कहा है कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान को अगर आप जानना चाहते हैं संविधान का पहचान पत्र क्या है, तो प्रस्तावना ही है, जिसको पढ़ करके आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इस संविधान में क्या क्या चीज़ें निहित होने वाली है। अगली बार आपसे सवाल क्या पूछेगा वो, कि संविधान का पहचान पत्र है प्रस्तावना, N.A. पालकीवाला स्पष्ट करें। अब आप लिखिए उसको, अभी हम पूरा मैंने समझाया है। हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली, KM मुंशी साहब ने कहा है इसको, हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है, एक प्रकार से उसको जानने का सबसे बेहतर तरीका है। अगला देखिए क्या है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। इसमें कहा गया कि हम जो इतने दीर्घकालिक सपने हैं हमारे, उसी का विचार है कि हमारे क्या सपने हैं इस देश को लेकर के। पंडित ठाकुरदास भार्गवा जी हैं, इन्होंने कहा कि संविधान की आत्मा और कुंजी, इन्होंने इसको कहा है। उसी प्रकार से अर्नेस्ट बेकर है, उसने कहा है कि संविधान की कुंजी नोट है। एक प्रकार से संविधान को क्रक्स करके अगर 100 शब्दों में संविधान लिखने को कहा जाए तो प्रियम्बल होगा। जैसे एक लॉन्ग फॉर्मेट का सवाल आता है एक शॉर्ट फॉर्मेट का, उसी प्रकार से शॉर्ट फॉर्मेट अगर आपको लिखने को कहा जाए तो वह प्रियम्बल ही होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कब कब क्या कहा है। 1960 का बेरूबारी यूनियन मामला था, बेरूबारी संघ का मामला था, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर 1973 केशवानंद भारती में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का ही हिस्सा है और इसमें भी संशोधन किया जा सकता है, प्रियम्बल में संशोधन किया जा सकता। दरअसल में केशवानंद भारती केस में बहुत विवादों के पश्चात से एक बहुत ही सुंदर सा फैसला आया, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, जिसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जिस दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा सुप्रीम कोर्ट, और मैं आपको प्रियम्बल के बाद जो अपना चैप्टर आएगा DPSP, उसके अलावा और फंडामेंटल राइट्स जो आएंगे, तो उससे पहले हम कई सारे मामलों को पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे फैसले जो हैं वह क्या हैं, 1971, 73, 69, ये सब बहुत बड़े बड़े फैसले हैं जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। दरअसल में इस समय इंदिरा गांधी जी और सुप्रीम कोर्ट के बीच में खींचातानी चल रही थी कि हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं, इसलिए आपको सारे बड़े फैसले जो दिखते हैं वो इसी दौरान आपको दिखते हैं। 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का प्रियम्बल भाग है
और पूरे संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन किया जा सकता है जब तक कि वो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करता है। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो वह अनडिफाइंड है, जिसको समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा समय और परिस्थितियों के अनुसार से उसको डिफाइन किया जाएगा। तो इसमें कहा गया कि संविधान का हिस्सा है। फिर 1995 का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंततः कहा गया कि संविधान का हिस्सा है प्रियम्बल, और यह संविधान का वाकई हिस्सा ही है। और आपसे एक शब्द और पूछा जाता है, एक सवाल, कि संविधान के प्रस्तावना का महत्व क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रियम्बल, ये पूछा जाता है आपसे कई बार। तो सबसे पहला महत्व तो यही है कि प्राधिकार का स्रोत तय करता है ये, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, कि भाई सर्वोच्च शक्ति किसके हाथों में है, ये हमें सबसे पहले स्पष्ट करता है ये। तो सबसे पहला महत्व तो ये हो गया। अगला है कि इसेंस ऑफ फिलॉसफी, अर्थात दर्शन का सार है ये, हमारे संविधान के दर्शन का पूरा सार है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। रिफ्लेक्ट वैल्यूज, आइडियल्स एंड नोबल एम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज मेकर्स, जो थे उनका एम क्या था, लक्ष्य क्या था, वो क्या बनाना चाह रहे थे, उनका दर्शन क्या था, वो किस सोच के साथ में संविधान का निर्माण कर रहे थे, और हमें क्या क्या अचीव करना है इस संविधान के द्वारा, वो हमें प्रस्तावना बताता है। अगला है संविधान की कुंजी है, संविधान को जानने का सबसे अच्छा माध्यम यही है। नेचर ऑफ ए स्टेट, यह राज्य की प्रकृति को डिफाइन करता है। सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक, जो हमारा राज्य का प्रकृति है, देश का नेचर है। अगला है शासन की दिशा तय करता है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब कुछ ये तय करता है कि देश का शासन किस दिशा में किया जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर को भी दिखाता है ये। केशवानंद भारती केस में प्रियम्बल को एक पार्ट माना गया और प्रियम्बल को लेकर काफ़ी बहस भी हुआ। इसमें कहा गया कि संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रियम्बल, इसमें संशोधन किया जा सकता है। संविधान को जानने का सबसे बेहतर तरीका यही है। उसके अलावा डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, लागू होने की तिथि के बारे में बताता है कि किस दिन से भारत की जनता ने खुद के ऊपर में संविधान को लागू किया था। ये सारा का सारा प्रियम्बल के बारे में प्रीलिम फैक्ट, मेंस के सारे सब कुछ जो भी होता है वो सब मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब आपका काम क्या बनता है, क्या सुन करके इसको बंद करके रख देना? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा काम मत कीजिएगा। जब तक आप इसको लिख नहीं लेंगे आज, तो कल आप सारा कुछ भूल जाएंगे। क्या करना चाहिए आपको छोटा सा काम करना चाहिए। जो मैं आपको सवाल दे रहा हूँ उसको लिखिएगा, या तो इनमें से कोई एक सवाल लिखिए, या तो सवाल लिखिए जो मैं आपको दे रहा हूँ। सवाल लिखिएगा कि भाई संविधान का जो प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना है वो यही सवाल है। प्रस्तावना मात्र एक परिचय आमुख नहीं है, बल्कि संविधान निर्माताओं के दीर्घकालिक सपनों और आकांक्षाओं का दर्शन है। आप इसको लिख सकते हैं। या फिर अगर आपको थोड़ा सा और लिखना हो तो ये लिखिए कि संविधान की प्रस्तावना में जो लक्ष्य तय किए गए हैं भारत के संविधान के द्वारा और भारत के सरकारों के द्वारा, उस लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, इसको ज़रा लिखने का प्रयास कीजिएगा। 4 पेज में लिखिएगा, इसको लॉन्ग फॉर्मेट में लिखने का कोशिश कर सकते हैं आप। बाकी जुड़िएगा, 1 तारीख से हम इन्हीं प्रकार के सवालों को प्रैक्टिस करेंगे, इसी प्रकार के लेक्चर के जरिए। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जैसा भी लगा हो ज़रूर बताइएगा, ऐसा फॉर्मेट सही है या पहले जो वेल एक्सप्लेन्ड हम लोग PDF जैसा लाते थे वो सही है, वो भी मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू।